हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल एकेडमी पे स्वागत है। मैं विनोद नागर। हमारे पिछले लेक्चर्स के आगे का लेक्चर अगली सीरीज आपके सामने लेकर आया हूँ उस लेक्चर की। और ये जो लेक्चर है ये लेक्चर टॉपिक फर्स्ट का है, लेकिन इस लेक्चर को अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो इस लेक्चर से पहले हमने MPPSC मेंस के पेपर 3 के जो यूनिट 3 है उसका सिलेबस और पुराने जो ओल्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में, मेंस के पेपरों में 2014 से 2019 तक, हमने वो भी डिस्कस किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी अप्रोच मिले सिलेबस के साथ, पुराने क्वेश्चंस के साथ में, तो आप डेफिनेटली उस लेक्चर को एक बार देखिए और उस लेक्चर के बाद इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। और एक और महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए वो ये कि हम इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखने वाले हैं। जब तक आपकी कंप्लीट यूनिट नहीं हो जाती है हम इस लेक्चर सीरीज को बंद नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हम आगे बढ़ते हैं। देखिए टॉपिक फर्स्ट जो आपको स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा होगा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर इसको देखेंगे तो सिलेबस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो पहला टॉपिक है वो आपको दिया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड जैविक खेती, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए हमने इससे स्टार्ट लेकिन नहीं किया है, हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। क्योंकि जो सिलेबस अरेंज किया गया है वो लोक सेवा आयोग के अनुसार अरेंज है, लेकिन हम यूनिट को जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे ऐसे सीक्वेंस से जिस सीक्वेंस से हमें हर एक टॉपिक लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ में आता चले। चूंकि इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट पहले जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए वो टॉपिक आपका कौन सा है, सेल है। तो सबसे पहले सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेल क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपको जानना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सेल से। तो सबसे पहले हम देखें कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है, ठीक। तो सेल या कोशिका, हिंदी में हम सेल को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, ठीक। कोशिका क्या होगी, मनुष्य या कोई भी जीवित प्राणी। मैंने मनुष्य इसलिए बोला ताकि आपको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आए, क्योंकि खुद की लगभग बात चल रही है। तो हम जनरली लिखने में हम क्या बोलेंगे, जीवित प्राणी या लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, ऑफ लाइफ। शरीर की स्ट्रक्चरल संरचनात्मक, फंक्शनल क्रियात्मक जो इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। इज दैट क्लियर? फिर से आप सुनिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला, हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आप, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है, नाम से शो हो रहा है आपको। एक तरफ हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, इसका मतलब यह है कि जो शरीर की संरचना है, जीवधारियों के शरीर की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो किससे मिलकर बना होता है, वो सेल से मिलकर बना होता है। क्लियर? जो जीवधारियों के शरीर का स्ट्रक्चर होगा वो किससे मिलकर बना रहेगा, सेल से मिलकर बना रहेगा। और जितने भी फंक्शंस होते हैं, फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं मनुष्य के शरीर में या अन्य जीवधारियों के शरीर में, वो किसके अंदर होते हैं, वो सेल के अंदर होते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट, और इसलिए हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए थोड़ा सा इसको और अगर हल्का सा डिटेल में हम जानना चाहें तो इसको एक और चीज कहा जाता है, वो क्या, सेल को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल को और क्या कहा जाता है, सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट क्यों बोला, आधारभूत इकाई क्यों बोला, क्योंकि जो शरीर का या किसी भी जीवधारी के शरीर का जो आधार बना होता है, जो पूरा उसका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, वो पूरा का पूरा किससे मिलकर बनता है, सेल से मिलकर बनता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि एक कोई मकान है, उस मकान का निर्माण पर्टिकुलर हम देखें तो किसके माध्यम से होता है, ईंटों के माध्यम से होता है, ठीक। कोई मकान होता है, उस मकान का निर्माण किसके माध्यम से होता है, ईंट या ब्रिक्स के माध्यम से होता है। इसी तरीके से हमारे मनुष्य का शरीर का निर्माण या अन्य जीवधारियों के शरीर का जो निर्माण होता है वो सेल से होता है। जिस प्रकार एक मकान में
जो आधारभूत यूनिट होती है, जो बेसिक यूनिट होती है, वो क्या होती है? ईंट। उसी तरीके से मनुष्य के शरीर में, अन्य जीवधारियों के शरीर में जो बेसिक यूनिट है वो क्या होती है? सेल। मतलब सेल का कंपैरिजन हम इससे कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आप इसको थोड़ा सा और देखिए कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। आप देखिए, सबसे जो छोटी यूनिट है वो क्या है? सेल। तो सबसे पहले सेल आपस में, कई सारी सेल आपस में मिलती हैं और वो बनाती है टिश्यू, मतलब ऊतक। कोशिका से क्या बनता है? ऊतक। और कई सारे ऊतक आपस में मिलते हैं और वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ठीक है, क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अंग। और कई सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अंग तंत्र। और ये अंग तंत्र पूरा का पूरा मिलकर क्या बनाता है? बॉडी। इज दैट क्लियर? पूरा का पूरा क्या बनाता है? बॉडी बनाता है। अब आप देखिए कि मनुष्य के शरीर में या अन्य जीवधारियों के शरीर में जो कोशिका होती है, उस कोशिका से टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है और बॉडी बनती है। लेकिन हर जीवधारी के शरीर में हर अंग का अलग अलग कार्य होता है। क्यों? क्योंकि हर अंग की जो सेल्स होती हैं वो थोड़ी अलग टाइप की सेल्स होती हैं, इसलिए वर्क डिफरेंशिएट पाया जाता है। मतलब कि जो कार्य है उस कार्य में अंतर पाया जाता है। जितने भी जीवधारी हैं, उन जीवधारियों का शरीर अगर आप देखेंगे तो उनके शरीर के जो अंग हैं, हर अंग का अपना एक प्रॉपर कार्य होता है। उसी तरीके से उस अंग के लिए एक निश्चित सेल भी होगी, जिसको हम आगे और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आपको सेल समझ में आया होगा। सेल की डेफिनेशन क्या है? अगर 3 नंबर में आपको एग्जाम में सेल लिखने के लिए आ जाए, 3 नंबर में, ठीक, और चूंकि 3 नंबर में आपको 10 से 20 वर्ड, वैसे तो 10 वर्ड लिखने हैं, लेकिन ज्यादा 15 से 20 वर्ड तक आप जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। अब 10 वर्ड में अगर आपको डेफिनेशन देनी है सेल की, तो आप क्या देंगे? कोशिका क्या है? जीवित प्राणी जो होते हैं, जीवित प्राणियों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। एक आध कोशिका का एग्जाम्पल दे दीजिए। कितनी सारी कोशिकाएं हैं? जीवाणु में जीवाणु कोशिका होती, कवक में कवक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो आप एक आध कोशिका का एग्जाम्पल यहां पर दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अब एक और चीज सुनिए, इस पृथ्वी पर जीवधारी 2 प्रकार के होते हैं। जनरली अगर हम देखें तो एक कोशिकी संख्या के आधार पर एक कोशिकी होते हैं, मतलब यूनिसेल्युलर होंगे। ठीक है, एक कोशिकी का मतलब क्या होता है? यूनिसेल्युलर। और एक होते हैं बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब क्या होता है? मल्टी सेल्युलर। इज दैट क्लियर? मतलब ये कोशिकी संख्या के आधार पर है। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिका से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव, जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम क्या है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक, अगर आपको लग रहा है तो आप मेरे साथ जो की पॉइंट्स हैं वो बनाते हुए चलें, क्योंकि की पॉइंट्स आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक, जिन लोगों की आदत नहीं है की पॉइंट्स बनाने की, वो आदत डालें, क्योंकि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ रहे हैं उसे की पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, अब बहुकोशिकीय में देखिए, मल्टी सेल्युलर में देखिए कि वह जीवधारी जिनका निर्माण एक कोशिका से अधिक कोशिकाओं से होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स में क्या आ सकता है? जैसे मनुष्य बहुकोशिकीय प्राणी है, हाथी बहुकोशिकीय प्राणी है। ठीक है, तो जितने भी बड़े बड़े जीवधारी हैं और जितने भी इस अर्थ पर अधिकांश जीवधारी बड़े बड़े मौजूद हैं, वो सबके सब क्या हैं? मल्टी सेल्युलर है, बहुकोशिकीय जीवधारी है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में वर्क डिफरेंशिएशन पाया जाता है, मतलब कार्य विभाजन पाया जाता है। जैसे हमारे अंदर अगर हम देखें तो हमारी आंखों का कार्य देखना होता है, कानों का कार्य सुनना होता है, हाथों का कार्य कुछ चीजें उठाना होता है, ठीक, खाने में हेल्प करने में हाथ हमारी मदद करते हैं, साथ में दांतों का काम चबाने का होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे अंदर हर प्रोसेस के लिए अलग अलग अंग हैं, जैसे पाचन के लिए अलग अंग है, श्वसन के लिए श्वसन तंत्र है। इज दैट क्लियर? मतलब हमारे अंदर अंगों के अंतर्गत कार्य का विभाजन पाया जाता है। लेकिन आप सोचिए एक कोशिकीय जीवों के अंदर, क्योंकि एक कोशिकीय जीव कितनी कोशिका से मिलकर बने? ओनली एक कोशिका से। तो इन जीवधारियों के अंदर सारी की सारी क्रियाएं कैसे होती हैं? एक ही कोशिका के अंदर होती हैं। इनमें जो वर्क डिफरेंशिएशन है, जो फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, मतलब जो कार्य का विभाजन है, वो कार्य का विभाजन नहीं पाया जाता है। क्लियर? और बहुकोशिकीयों में कार्य का विभाजन पाया जाता है। थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको आगे, अभी बस आप थोड़ा सा बेसिक स्टार्टिंग लेक्चर है, तो थोड़ा सा बेसिक चीजों को ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है, आप साथ में बने रहिए, आपको डेफिनेटली मेंस के अप्रोच के हिसाब से बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलने वाली है। साथ में आंसर राइटिंग भी आपकी बहुत अच्छे तरीके से यहां पर होने वाली है।
बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और साथ में हमारे साथ में आपको लगातार मेहनत करते हुए चलना पड़ेगा। अब आप देखिए नेक्स्ट चीज की हम इंपॉर्टेंट बात करें तो अब सेल के अंदर हमने ये तो देख लिया कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है, ठीक है। सेल की खोज की अगर आप बात करोगे तो सेल जो है, सेल को खोजने का जो श्रेय जाता है वो रॉबर्ट हुक को जाता है। किसको जाता है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की है। किसकी खोज की है? सेल की खोज, मतलब कोशिका की खोज का श्रेय जो जाता है रॉबर्ट हुक को जाता है, और कोशिका में केंद्रक की खोज का जो श्रेय जाता है वो रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। पर ये जनरल फैक्ट्स हैं, आपको जो पीडीएफ वगैरह हमारे चैनल पे अवेलेबल होंगी उनमें जनरल फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। और कुछ जनरल फैक्ट्स आपको ध्यान भी रखने हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो पीटी वाला एग्जाम होगा, प्रीलिम्स होगा, उसमें कुछ फैक्ट्स यहां से आ भी सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे इसमें साथियों। अब व्हाट इज सेल हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगर हम पर्टिकुलर बात करेंगे कि सेल की अवधारणाएं कैसे बनी, सेल को कैसे स्टडी किया गया, सेल के बारे में कैसे जानकारी मिली, हम उसको अब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सेल के बाद हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि सेल को स्टडी को कैसे आगे बढ़ाया गया। तो आप थोड़ा सा इसमें देखिए, अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। आपको यहां पर सामने दिखा होगा सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी में आप किन चीजों को पढ़ने वाले हैं आप वो देखिए। देखिए सेल थ्योरी जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका सिद्धांत, है ना। क्या बोलते हैं? कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। कोशिका सिद्धांत से मतलब क्या कि कोशिका कैसी होती है, उसके गुण कैसे होते हैं, कोशिका कैसे अपने ही समान नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, इन सब चीजों के बारे में आपको सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के बारे मतलब में पढ़ने के लिए मिलेगा। आप थोड़ा सा देखिए इसको कि यहां से क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। वो पूछ सकता है आपसे 5 नंबर में किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है? पूछ सकता है भाई कि कोशिका क्या है, ठीक है, कोशिका सिद्धांत लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत लिखिए। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो क्या करेंगे आप? कोशिका क्या है अभी मैंने डेफिनेशन बताई, और कोशिका सिद्धांत हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, उसके बारे में पूरा लिख देंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं पहले। देखिए कोशिका सिद्धांत में क्या आएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्लीडेन एंड श्वान। 2 साइंटिस्ट हैं, एक तो स्लीडेन और दूसरे कौन से हैं? श्वान हैं। इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया है, और इनके कोशिका सिद्धांत के अनुसार हम बात करते हैं, इनके सिद्धांत के अनुसार या अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या चीजें हैं। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग पहली बात इन्होंने क्या बताई? देखिए साइंस में कोई भी चीज सीधी किताबों में लिखी हुई नहीं आ गई है, कहीं ना कहीं हर चीज पर रिसर्च होती है, उस पर खोज होती है, उसके बारे में पूरा का पूरा थ्योरीज दी जाती हैं, उसके बाद उसे किताबों में लाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको सेल की डेफिनेशन बताई कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये डायरेक्ट तो नहीं आया होगा डेफिनेशन, किसी न किसी ने बताई होगी। तो इन लोगों ने पहले यही बात बोली कि शरीर की संरचनात्मक, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मतलब क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, ठीक है। क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। सेकंड उन्होंने बताया कि जो आधारभूत इकाई है, आधारभूत इकाई या फंडामेंटल इकाई या फिर सूक्ष्मतम इकाई, मतलब हम शरीर में सबसे सूक्ष्मतम उसके मतलब स्ट्रक्चर में सूक्ष्मतम चीज की बात करें, मतलब सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट चीज की बात करें तो वो क्या होगी? कोशिका होगी। तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, आधारभूत एवं सूक्ष्मतम इकाई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो जैविक क्रियाएं होती हैं, मतलब जो पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, ठीक है, बाइलिंगुअल में चल रहा हूं, आप लिखते जाइएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जैविक क्रियाएं होती हैं, वो जैविक क्रियाएं किसके अंदर संपन्न होती हैं? वो जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं, ऐसा स्लीडेन एंड श्वान ने बताया, ठीक है। किसके अंदर संपन्न होगी? कोशिका के अंदर संपन्न होगी। इज दैट क्लियर? अब जैविक क्रियाओं में क्या क्या आता है? जैविक क्रियाओं में भाई पोषण आता है, न्यूट्रिशन, जैविक क्रियाओं में श्वसन आता है, रेस्पिरेशन आता है, जैविक क्रियाओं में ट्रांसपोर्टेशन आता है, मतलब परिवहन आता है, ठीक है। जैविक क्रियाओं में रिप्रोडक्शन आता है, मतलब कि प्रजनन आता है। ये सारी जैविक क्रियाएं हैं। तो अधिकांशतः जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर संपन्न होती है, ऐसा इस सेल थ्योरी में बताया गया है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सेल थ्योरी में बताई गई, वो क्या है? आप देख रहे होंगे कि अगर आप इस तरीके से की पॉइंट्स से 5 नंबर में लिख देंगे तो कहीं ना कहीं 50 से 60 वर्ड्स के आसपास आपका आंसर पूरा होगा, ठीक। मैं उसी अप्रोच के साथ चीजें आपको बता रहा हूं जिस अप्रोच के साथ आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये जो की पॉइंट्स हैं ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी तैयारी में। अब थोड़ा सा देखिए इसको आगे
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात देखते हैं इसी में सिद्धांत में, अगला पॉइंट बनेगा फोर्थ पॉइंट सिद्धांत में। वो क्या बनने वाला है? वो फोर्थ पॉइंट है कि जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में जो निर्माण की प्रक्रिया है, अर्थात जो कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब जो डॉटर सेल्स होती हैं, ठीक, कौन सी सेल्स? जो डॉटर सेल्स होंगी, मतलब जो पुत्री कोशिकाएं हैं, उन पुत्री कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है, पुरानी कोशिकाओं से। और अगर आपको और ज्यादा अच्छा वर्ड देना है तो आप पैतृक कोशिका दे सकते हैं। उनका निर्माण किससे होता है? पैतृक कोशिका से, मतलब पेरेंट सेल से निर्माण होता है। कौन सी सेल से निर्माण होता है साथियों? पेरेंट सेल से। इज दैट क्लियर? तो चारों पॉइंट आपको क्लियर हुए कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, आधारभूत इकाई है, ठीक। तो शरीर की संरचना का निर्माण भी किससे हो रहा है? कोशिका से। शरीर की क्रियाएं भी किसके अंदर हो रही हैं? कोशिका के अंदर, ठीक है। आधारभूत इकाई भी क्या है? कोशिका। तो जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो कहां, किसके अंदर होंगी? कोशिका के अंदर। और नई कोशिकाओं का निर्माण भी पुरानी कोशिकाओं से ही कहीं ना कहीं होता है, ओल्ड कोशिकाओं से ही होता है, मतलब जो डॉटर सेल्स हैं उनका निर्माण पेरेंट सेल से होता है। क्लियर? अब आप एक और चीज देखिए, जैसे जैसे साइंस में रिसर्च आगे बढ़ती है, जैसे जैसे साइंस में खोज होती है, तो जो पुरानी खोज है उन पुरानी खोज में क्या कमियां हैं, क्या छूटा है, उस पर आगे जाकर खोज होती है। तो आप इसको देखने, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो मैंने सारी की सारी बातें बोली हैं और जो स्लीडर एंड स्वॉन के अनुसार जो पूरा कोशिका सिद्धांत है वो कोशिका सिद्धांत रहा है आधुनिक कोशिका सिद्धांत नहीं, ओल्ड सेल थ्योरी, मतलब पुराना कोशिका सिद्धांत, मतलब कि इससे पहले वाला कोशिका सिद्धांत। लेकिन मेन कोशिका सिद्धांत यही है। अगर आपको लिखने के लिए आए तो सबसे इंपॉर्टेंट कोशिका सिद्धांत यही है। लेकिन एक और मॉडर्न सेल थ्योरी आई बाद में, है ना, मॉडर्न सेल थ्योरी। इसके जस्ट आगे चीजों को बढ़ाने के लिए कौन सी सेल थ्योरी आई? मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। मैं यहां लिखता हूं आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मतलब मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। मॉडर्न सेल थ्योरी में देखते हैं, तो देखिए मॉडर्न सेल थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज पर बल दिया गया वो बात कौन सी थी? वो बात ये थी कि जो ओल्ड सेल थ्योरी है, मतलब जो पुराना कोशिका सिद्धांत है, उस पुराने कोशिका सिद्धांत में सब कुछ बढ़िया बताया गया, लेकिन एक कमी थी। भैया कमी को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कमी। क्या कमी थी वो आपको ध्यान रखना है, चूंकि कई बार वो पूछ सकता है कि स्लीडर एंड स्वॉन के अनुसार दिया गया कोशिका सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए या प्रमुख पॉइंट्स लिखिए उसके, और बताइए कि उसमें महत्वपूर्ण कमी क्या थी। क्लियर? तो उसमें जो महत्वपूर्ण कमी थी वो महत्वपूर्ण कमी ये थी कि इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? पुरानी कोशिकाओं से। लेकिन ये नहीं बताया कि हाउ, कैसे होता है, प्रक्रिया इन्होंने नहीं बताई। ध्यान रहे, इन्होंने ये बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, लेकिन कैसे होता है ये नहीं बताया। इज दैट क्लियर? जैसे कई बार हम क्या करते हैं, सिलेबस को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पुराने देख लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। फिर हमें लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की कमी। तो आपको खुद को भी जानना चाहिए कोई चीज क्यों है, मतलब क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो हाउ, कैसे, कैसे उनका निर्माण होता है। तो मॉडर्न सेल थ्योरी दी इस कमी को पूरा करने के लिए। फिर इस कमी को पूरा करने के लिए मॉडर्न सेल थ्योरी, ध्यान रहे जो की पॉइंट्स और जो कॉपी में हमें लगता है ना कचरा हो रहा होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरी स्लाइड सामने इसलिए नहीं रखी, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ चीजें करते हुए चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो देखिए, जो रुडोल्फ विर्चोव थे, एक नए साइंटिस्ट हुए, रुडोल्फ विर्चोव साहब, या विर्चोव या विर्चोव, जनरली ये चलता है, रुडोल्फ विर्चोव। तो रुडोल्फ विर्चोव ने कौन सी सेल थ्योरी दी? मॉडर्न सेल थ्योरी। और रुडोल्फ विर्चोव ने मॉडर्न सेल थ्योरी देकर यह बताया कि यस, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है, लेकिन जो ये निर्माण होता है, यह निर्माण केंद्रक के द्वारा जो कोशिका विभाजन होता है उस कोशिका विभाजन के माध्यम से होता है। दैट मीन्स सेल डिवीजन के माध्यम से होता है, ठीक है। ये किसके माध्यम से होगा? सेल डिवीजन के माध्यम से। मतलब कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होगा, ये किसने बताया? रुडोल्फ विर्चोव ने बताया। इज दैट क्लियर? कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होगा? तो नई कोशिकाओं का निर्माण सेल डिवीजन, मतलब कि कोशिका विभाजन के माध्यम से होगा। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब आपको अच्छे से अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सेल थ्योरी 3 नंबर में आए तो भी आप लिख देंगे, ठीक है। सेल थ्योरी 5 नंबर में आए अब तो भी आप लिख देंगे। इससे बड़े क्वेश्चन के आने की संभावना यहां पर ना के बराबर
क्यों? क्योंकि साइंस में जो है वही है, उसके अलावा ज्यादा चीजें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो साइंस का पेपर है, साइंस के पेपर में जो अदर स्ट्रीम वाले हैं अगर वो भी अच्छे से उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे नंबर गेन किए जा सकते हैं और ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन क्या करते हैं अधिकांशतः सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो साइंस वाले पोर्शन को नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं, इसलिए उन्हें बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है और दिक्कतें भी काफी ज्यादा आती हैं। अब आप थोड़ा सा देखिए आगे, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हम इस पर आते हैं। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको आपके सिलेबस में भी दिया है, सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऐसा दिया हुआ है। तो बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं जाना है, लेकिन जो सेल और सेल का स्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छे से आपको यहां पर समझना है। उसके बाद में कुछ डायग्राम से आपको चीजें समझाऊंगा कि प्लांट सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है, जंतु कोशिका क्या है, पादप कोशिका क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, ये सब भी हम आगे की स्लाइड्स में या आगे के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। अब आप स्ट्रक्चर ऑफ सेल में देखिए भाई, जब स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करेंगे तो सबसे पहले इसका डिवाइडेशन कीजिए। अगर आपको याद है और अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि इस जगह से 15 नंबर में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया था। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसको मतलब स्टडी किया होगा या आपको पुराने क्वेश्चंस का आइडिया होगा तो बिल्कुल पता होगा। हालांकि अब 11 नंबर में आने वाले हैं, लेकिन फिर भी अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल में देखिए आपको 3 चीजें मिलेंगी। जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो हम 3 चीजें देखते हैं उसमें। एक होता है कोशिका भित्ति, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। एक हमारा होता है कोशिका झिल्ली, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, इसके बाद हमारा होता है नेक्स्ट, वो होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य, जिसके बिना कोई भी कोशिका जीवित नहीं रह सकती। ठीक, थोड़ा सा फर्दर डिवाइडेशन और करना पड़ेगा इसका। वो फर्दर डिवाइडेशन क्या है, इसको भी 2 भागों में हम बांटते हैं। एक हमारा होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य, ध्यान रहे कोशिका द्रव्य किसके अंदर होता है, जीव द्रव्य के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। और इसका एक और पार्ट आता है, वो है केंद्रक, है, उसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब आप थोड़ा सा देखिए, सबसे पहला पार्ट है कोशिका भित्ति। साथियों 3 नंबर में बिल्कुल क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं और आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली, यहां से भी 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म तो बहुत ज्यादा आपको इन डेप्थ पढ़ना है, तो वहां से भी क्वेश्चन आपको जो है 5 नंबर, और तो मैं उसको इसके लिए तो बोलूंगा 11 नंबर तक भी वो जा सकता है। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे आगे देखेंगे पहले, लेकिन इसके पहले आप कोशिका भित्ति को समझिए। क्या जनरली कोशिका भित्ति की चीजें आपको देखनी है। सबसे पहली बात कि जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका, सेल वॉल कहां होती है, पादप कोशिका। इसके बाद में सेल वॉल कवक कोशिका। ठीक है, मतलब जो फंगल सेल होती है, जो कवक कोशिका होती है, कवक कोशिका में पाई जाती है, कवक कोशिका। ठीक है, इसके बाद में जो जंतु कोशिका है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन जो जीवाणु कोशिका है उस जीवाणु कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है। मतलब प्लांट सेल, फंगल सेल एंड बैक्टीरियल सेल। अब मैं इसको इधर से हटा रहा हूं, रफ कर रहा हूं। अब चूंकि हमें पूरा का पूरा सेल वॉल समझना है तो सबसे पहले आप कोशिका में सेल वॉल को समझिए क्या क्या चीजें हैं। अब आप देखिए, पादप कोशिका में पाई जाती है, कवक कोशिका में पाई जाती है और जीवाणु कोशिका में पाई जाती है। यहां से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पादप कोशिका की जो सेल वॉल है वो बनती है साथियों सेल्यूलोज से। किससे मिलकर बनती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। और सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। आगे पढ़ेंगे सेल्यूलोज एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और कैसा कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज एक प्रकार का संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट है, मतलब स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, स्ट्रक्चर, इसलिए संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट है। तो आपसे क्वेश्चन पीटीएम पूछ सकता है कि निम्न में से संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, सेल्यूलोज है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी जब आप फर्दर डिवाइडेशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड्स वगैरह, जिनमें डाइसेकेराइड्स वगैरह सब पढ़ेंगे। तो ये जो सेल्यूलोज होता है ये वृत्तम कार्बोहाइड्रेट्स में आता है, बड़े कार्बोहाइड्रेट्स के अणुओं में आता है। ये पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है जो पर्टिकुलर पौधों में संचित होता है। ठीक, और पौधों में कहां पर संचित होगा, पौधों में कोशिकाओं में संचित होता है, कोशिकाओं का बाहरी पार्ट बनाने के लिए। तो जो पादप कोशिका है वो किससे मिलकर बनती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। कवक कोशिका मिलकर बनती है काइटिन से।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए और साथ में मेंस में 3-3 नंबर के लिए। वो आपसे पूछ सकता है कि पादप कोशिका का निर्माण किससे होता है, तो आप लिखेंगे पादप कोशिका का निर्माण सेल्यूलोज, जो एक प्रकार का संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट है, स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है, उससे किसका निर्माण होता है, पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल का निर्माण होता है। प्लांट सेल में किसका, सेल वॉल का निर्माण होता है। कवक कोशिका बनती है काइटिन से, और जो जीवाणु कोशिका है वो बनती है पेप्टिडोग्लाइकन। ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन। क्लियर है? फिर से रिपीट करते हैं, पादप कोशिका बनती है सेल्यूलोज से, कवक कोशिका बनती है काइटिन से, और जीवाणु कोशिका जो है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन, मतलब कोशिकाओं में क्या बनती है, सेल वॉल। अगर मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कोशिका तो आप समझ लीजिए कि हम बात किसकी कर रहे हैं, सेल वॉल की कर रहे हैं। तो इन तीनों की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, मैंने आपको बता दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां सेल वॉल में आपको कहीं पर भी जंतु कोशिका मैंने नहीं लिखवाया है, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। उसका रीजन क्या है कि जंतु जो होते हैं उन जंतुओं के पास में जनरली अधिकांशतः ब्रेन होता ही है और अपनी सुरक्षा स्वयं भी कर लेते हैं, लेकिन जो ये कोशिकाएं होती हैं, स्पेशली जो पादप कोशिका होती है, ये बनती है सेल्यूलोज से। क्यों? क्योंकि पादप कोशिकाओं को अपने आप में कठोर होना और अपने आप में अपनी सुरक्षा करना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है, इसलिए जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये तो सारी चीजें हो गई। अब आप इसमें देखिए कोशिका भित्ति के कार्य क्या है, हम थोड़ा सा और देख लेते हैं यहां पर कि कोशिका भित्ति का एक्चुअली में कार्य क्या होता है। तो आप देखिए कोशिका भित्ति का जो मुख्य कार्य होगा क्या होगा, ये कोशिका का ताप नियमन में सहायता करती है। कैसे? मतलब टेम्परेचर जो होता है उस टेम्परेचर का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती है। क्यों? चूंकि ये कोशिका के आउटर पार्ट में होती है, सबसे बाहरी पार्ट में होती है। तो देखिए कोशिका का सबसे जो बाहरी भाग है, सबसे जो आउटर पार्ट है, वो सबसे आउटर पार्ट कौन सा है, कोशिका भित्ति है। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं कोशिका भित्ति का जो कार्य होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, ये प्लांट्स और जितने भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है वहां पर ये उसको मैकेनिकल सपोर्ट देती है, मतलब यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। किसको? कोशिका को। ठीक है, कोशिका को क्या देती है, यांत्रिक सहारा देती है। कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? निश्चित आकार, मतलब जो एक सिग्निफिकेंट शेप है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट शेप देती है किसको, सेल को। इज दैट क्लियर? और मैकेनिकल सपोर्ट करती है, मतलब साथ में रक्षा भी करती है। क्लियर है? और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें आपको एक और बात ध्यान रखना है वो क्या है कि कोशिका भित्ति कोशिका में पदार्थों के आवागमन में भी हेल्प करती है। हालांकि मेन हेल्प कौन करती है, कोशिका झिल्ली, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं आवागमन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है क्योंकि ये पारदर्शी होती है। तो कोशिका भित्ति के बारे में इतनी चीजें क्लियर है। ठीक, अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। अब आप देखिए कोशिका भित्ति के जस्ट आगे, आपको यहां देखिए, आप डायग्राम में देखिए आप, ठीक, थोड़ा सा उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बात किसकी की है, सेल वॉल की। मैंने जो बात की है वो किसकी की है, सेल वॉल की बात की है। मतलब मैंने इसके बारे में बताया कि कोशिका भित्ति, ये क्या है, कोशिका भित्ति है। ठीक है, ये है कोशिका भित्ति। अब आपको इधर दिख रहा है एनिमल सेल, दिख रहा है एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिका, और ये कौन सी कोशिका है, प्लांट सेल। आपको कहीं पर भी जंतु कोशिका के अंदर सेल वॉल नहीं दिख रही होगी, देखिए आप ध्यान से, लेकिन इसके चारों तरफ आपको ये सेल वॉल दिख रही है। देखिए चारों तरफ सेल वॉल दिख रही है, ये दिख रहा है सेल वॉल पूरा, ये पूरा सेल वॉल है, दिखा चारों तरफ सेल वॉल। तो कहीं ना कहीं जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में है। अब आप देखिए कोशिका के चारों तरफ सेल वॉल है, मतलब उसको एक निश्चित शेप देती है, आकार देती है, उसकी सुरक्षा करती है, सारे काम सेल वॉल के रहेंगे। प्लस पारदर्शी होती है, किसी चीज को इसके अंदर प्रवेश करना तो अंदर प्रवेश भी करती है, कोई जो पदार्थ होते हैं वो। क्लियर है? तो ये एक सेल वॉल है। जो जो पार्ट्स आते जाएंगे मैं आपको डायग्राम में वो पार्ट्स बताते हुए चलूंगा। ठीक, चलिए बढ़े आगे। तो आई होप आपको सेल वॉल समझ में आया होगा और सेल वॉल के की पॉइंट्स भी आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अब आगे इसी में। अब देखिए आप सेल वॉल के जस्ट बाद जिस टॉपिक को आपको देखना है वो टॉपिक कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन। कौन सा टॉपिक है, सेल मेम्ब्रेन है। अब आप देखिए कि सेल मेम्ब्रेन में हमें क्या देखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेकंड, सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब देखिए आप जितनी भी कोशिकाएं हैं इस अर्थ पर, ठीक है, मतलब लिविंग वर्ल्ड में जितनी भी कोशिकाएं हैं, ठीक, जो हमारा लिविंग वर्ल्ड होता है उस लिविंग वर्ल्ड में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली पाई जाती है। सभी में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्लियर है? जैसे मान ले, मैं यहां पर थोड़ा सा अलग से बता दे रहा हूं। जैसे मान लो ये है, ये मान लो सेल वॉल है, सेल वॉल,
तो इसके अंदर ये क्या है, कोशिका भित्ति, सॉरी झिल्ली, मतलब सेल मेम्ब्रेन है। इज दैट क्लियर? इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। ये तो मान लो प्लांट सेल है, अब जंतु कोशिका होती तो सीधे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसमें सेल वॉल तो पाई ही नहीं जाती है। तो जस्ट इसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, वो थोड़ा सा आप देखिए कि सेल मेम्ब्रेन कहां आपको हेल्प करती है, किस जगह पर उसके कार्य होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल मेम्ब्रेन जो है वो होती है अर्धपारगम्य। क्या होती है, अर्धपारगम्य होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये सेमी परमिएबल होती है। कैसी होती है, सेमी परमिएबल, अर्धपारगम्य, छलनी की तरह। ठीक है, अब आप देखिए थोड़ा सा, इसमें अर्धपारगम्य है तो क्यों है, क्या इसका नेचर है। जैसे प्लांट में सेल वॉल है, उस सेल वॉल से अंदर कोई पदार्थ चला गया, हमारे अंदर सीधी सेल मेम्ब्रेन है क्योंकि हम जंतु कोशिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक, हमारे अंदर भी कोई पदार्थ प्रवेश कर रहा है। अब आप सोचिए कि कोशिका से जो पदार्थ अंदर जा रहा है वो कैसे जाए और किस तरीके से जाए। चूंकि इस वातावरण में इतनी सारी चीजें हैं, सारा का सारा पदार्थ कोशिकाओं के अंदर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कैसी है, अर्धपारगम्य है, छलनी की तरह है। इसका मतलब क्या है कि जो काम की चीजें हैं, मतलब जो यूजफुल मटेरियल है, ठीक है, मतलब जिस मटेरियल की वैल्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा, जो मटेरियल हमारे लिए अनिवार्य है, नीड है जिस मटेरियल की हमें, ठीक, मतलब मैं अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज थोड़ा बोलूं तो और अच्छा वर्ड लिख सकते हैं, एसेंशियल मटेरियल, मतलब आवश्यक पदार्थ जो हैं वो उस अर्धपारगम्य झिल्ली उसको जाने देती है, लेकिन जो आवश्यक पदार्थ नहीं है उसको बाहर ही रोक देती है। इसलिए कैसी है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। और अर्धपारगम्य झिल्ली से पदार्थों का आवागमन, जल, भोज्य पदार्थ, इन सभी का, क्योंकि हम जैसे हम हमारी बात करें, हमारे अंदर हम भोजन लेते हैं, पूरी आहार नाल होती है, उस आहार नाल में भोजन जाता है, भोजन का पाचन होता है, और पाचन के बाद अलग अलग अवयव बन जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब अलग अलग हो जाते हैं भोजन में। और हमारी आहार नाल की जो कोशिकाएं, जो दीवारों से कोशिकाएं होती है, वो उनको संग्रहित क्या करती हैं, छोटी आंत में जो रसांकुर होते हैं, संरचना होती है, उसको पूरा अवशोषित करती है और रक्त में भेज देती है। और रक्त उसको कहां भेजता है, उन पचित भोज्य पदार्थों को कोशिकाओं तक भेजता है, और कोशिकाओं में जैविक क्रियाएं होती हैं और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। आगे पूरी प्रोसेस समझेंगे ये आप। अब आप देखिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि कोशिकाओं की झिल्ली जो है, मतलब कोशिका झिल्ली जो है वो अर्धपारगम्य है। दैट मींस अर्धपारगम्य होने के पीछे रीजन ये है कि आवश्यक चीजें ही अंदर जा सके, और ये आवश्यक चीजें जिस प्रोसेस से अंदर जाती है, ठीक है, उस प्रोसेस का नाम है साथियों परासरण। और कुछ जगहों पर विसरण भी होता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, परासरण को ऑस्मोसिस, परासरण को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, और विसरण को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, आगे आएगा, ये हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में भी। लेकिन अभी आप इसको देखिए, परासरण को, ऑस्मोसिस को देखिए। विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है डिफ्यूजन के लिए, लेकिन विसरण जो होता है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है। मतलब सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा और गैस में भी होगा। लेकिन जो परासरण होता है, परासरण केवल और केवल लिक्विड में होता है, तरल पदार्थों में होता है। और परासरण के लिए हमेशा किसकी जरूरत होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। इज दैट क्लियर? तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको समझ में आया कि सेल मेम्ब्रेन जो है पर्टिकुलर कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज साथियों, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है, और मेंस के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन का जो निर्माण होता है वो निर्माण होता है प्रोटीन्स और लिपिड्स से, है ना। प्रोटीन्स और लिपिड्स के जो अणु हैं उनसे मिलकर ये बनी होती है। क्या बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? प्रोटीन्स और क्या बोला मैंने, लिपिड्स, इनसे मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनती है। तो सेल मेम्ब्रेन की बाकी चीजें समझ में आई। अब थोड़ा सा कार्य देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन का। जो चीजें मैंने समझाई उनके थ्रू आपको क्लियर हुआ होगा कि सेल मेम्ब्रेन का सबसे जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, आवश्यक पदार्थों का क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, मतलब कि परिवहन में सहायता करना। किसमें, कोशिका के अंदर। आवश्यक पदार्थ, इसेंशियल मटेरियल जो होता है, या जो इसेंशियल चीजें होती हैं, उन इसेंशियल चीजों का ट्रांसपोर्टेशन में यह हेल्प करती है। इज दैट क्लियर? और अगर देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन कुछ अन्य चीजों में भी हेल्प करती है। वो क्या,
वो ये कि जो कोशिका होती है, भाई कोशिका के अंदर भी तो कुछ उत्सर्जी पदार्थ बनेंगे। जो कोशिका होगी उस कोशिका के अंदर कौन से पदार्थ बनेंगे? उत्सर्जी पदार्थ, मतलब अनावश्यक पदार्थ। जब इसेंशियल पदार्थ अंदर जाएगा, आवश्यक पदार्थ जब अंदर चला जाएगा, तो जब उसका सारा का सारा जैविक क्रियाओं में उपयोग हो जाएगा तो कुछ ना कुछ अनावश्यक पदार्थ भी बनेगा। जैसे कि CO2 बनती है, वो विसरण के माध्यम से कोशिका से बाहर आती है। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान बनती है। और कुछ अन्य चीजें भी जो बनती हैं, वो क्या होता है? वो उत्सर्जी पदार्थ भी सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से कोशिका से बाहर कर दिया जाता है। मतलब आवागमन इसेंशियल पदार्थों को अंदर जाने देती है और अनावश्यक पदार्थों को कोशिका से बाहर करने में भी हेल्प करती है। इज दैट क्लियर? तो कोशिका झिल्ली के बारे में साथियों डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप कमेंट में जरूर बता दें। अगर कुछ आपको लग रहा है कि कुछ और चेंजेस करने हैं तो बिल्कुल हम चेंजेस करेंगे, क्योंकि हम खुद नवाचार वाले लोग हैं, हम नई चीजों का स्वागत बिल्कुल करते हैं। ठीक है, और आपको भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है कि जो भी सिलेबस चेंज हुआ है 2020 का जो नया पैटर्न है, ठीक है, उसके अनुसार हमें चीजें बहुत अच्छे से समझनी है और पढ़नी है। ध्यान रहे, पढ़ाई को लेकर आप कंजूसी ज्यादा ना करें, थोड़ा ज्यादा भी अगर पढ़ लेंगे तो भी आपको काम ही आने वाला है। अब देखिए इसी में आगे नेक्स्ट हेडिंग हमारी है प्रोटोप्लाज्म। यहां देखिए, तो हम प्रोटोप्लाज्म को देखते हैं, थोड़ा सा देखिए प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। ठीक, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं। उधर मैं डायग्राम में भी बता दूंगा थोड़ा सा। तो देखिए, जीव द्रव्य के दो भाग हमने आपको बताए थे। पहला भाग क्या था? साइटोप्लाज्म। ठीक है, पहला भाग आपका क्या रहा है? साइटोप्लाज्म रहा है, मतलब कोशिका द्रव्य। हम क्या बोलते हैं इसको? कोशिका द्रव्य। और यहां क्या है? इधर केंद्रक। ये दोनों पार्ट रहे हैं। इसके अंदर आपको किन किन टॉपिक्स को देखना है, और जब मैं कुछ टॉपिक्स इसके अंदर आपको बताऊंगा तो आपको डेफिनेटली लगेगा अच्छा यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो कोशिका द्रव्य के अंदर क्या क्या पार्ट आएगा? भाई कोशिका द्रव्य के अंदर आता है आपका गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, ठीक है, ये किसका पार्ट है? कोशिका द्रव्य का, या गोल्जी का हिंदी में हम इसको बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रदर्वी जालिका। यह भी कोशिका द्रव्य का पार्ट है। ठीक है, ये सब कोशिकांग है। इसके अंदर सारे के सारे क्या हैं? कोशिकांग। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग, सेल ऑर्गेनल्स, है ना। इसके अंदर सारे के सारे क्या हैं? सेल ऑर्गेनल्स हैं, मतलब कोशिकांग है, कोशिका के अंग हैं। अब आप देखिए, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम इसी में होते हैं। ठीक है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक, लवक इसके अंतर्गत आते हैं। लवक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लास्टेड्स, वो इसके अंतर्गत आते हैं। सेंट्रियोल्स इसके अंतर्गत आता है, इसी में होता है सेंट्रियोल्स। ठीक है, रिक्तिकाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं यहां पर रहेंगी। ठीक, इसके अलावा यहां पर लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम भी यहां पर पाया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे कोशिकांग हैं जो किसके अंदर बिखरे पड़े रहते हैं? कोशिका द्रव्य के अंदर रहते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद आप देखेंगे इसी में नेक्स्ट पार्ट है केंद्रक। तो केंद्रक तो कोशिका के बीचों बीच में होता है, सेंटर में होता है केंद्रक। लेकिन केंद्रक के अंदर आपको किन किन चीजों को देखना है, हम यही देख लेते हैं। केंद्रक के अंदर हमें पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट गुणसूत्र, जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर के अंदर आपको कितना डेप्थ जाना है हमें ये देखना है। गुणसूत्र, इसी के अंदर आपको जीन देखने हैं, इसी के अंदर आपको देखना है डीएनए, और इसी के अंदर आपको देखना है आरएनए। इज दैट क्लियर? अब आपको समझ में आया होगा कि सेल स्ट्रक्चर आपको सिर्फ एक टॉपिक उसने देकर छोड़ रखा है, लेकिन सेल स्ट्रक्चर के अंदर आपको कितना पढ़ना है। फिर से आप सुनिए, सेल स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा? सेल स्ट्रक्चर में हमने देखा सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल की संरचना, सेल वॉल कैसी होती है, उसके कार्य क्या है। उसमें हमने देखा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, उसका कार्य क्या होता है, हमने वो देखा। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब कोशिका द्रव्य में आपको किन किन चीजों को देखना है? जितने भी सारे कोशिकांग हैं, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक या प्लास्टिड्स, सेंट्रियोल्स, रिक्तिकाएं, ये सारी की सारी चीजें इसमें आपको देखनी है। और इधर केंद्रक में गुणसूत्र के बारे में देखना, जीन के बारे में देखना, डीएनए के बारे में देखना और आरएनए के बारे में देखना। एक और इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, जो ये पूरा पोर्शन है, अगर इस पोर्शन की समझ आपने अच्छे से विकसित कर ली तो यही पोर्शन आपको बायोटेक्नोलॉजी में भी हेल्प करने वाला है, जेनेटिक्स में भी आपको हेल्प करेगा। और बायोटेक आपका टॉपिक कहां का है? यूनिट 7, यूनिट पेपर 3 की ही जो यूनिट 7 है उसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी दिया है, जहां पर क्लोन के बारे में आपको दिया है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आपको दिया है।
ठीक है। और बायोटेक में जितनी भी नई नई रिसर्च और खोजें वगैरह हो रही हैं जो करंट से कोरिलेटेड चीजें हैं उनके बारे में भी दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में भारत बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुका है। और एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट की अप्रोच ये होनी चाहिए कि जिन चीजों में, चाहे वो साइंस की फील्ड है, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, अगर भारत वहां आगे बढ़ रहा है तो आपको उसकी ढंग से इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। इसलिए इन्होंने आपके सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी को मेंशन भी किया है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का सब जगहों पर उपयोग है। कृषि में उपयोग है, मेडिकल में उपयोग है बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है, एनवायरमेंट में भी कहीं ना कहीं उपयोग है बायोटेक्नोलॉजी का। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सब, क्योंकि बायोटेक से इन सब चीजों को सुधारा जा सकता है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायो प्लस टेक्नोलॉजी, दोनों को मिलाकर चीजें होना, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें आता है। तो इसलिए ये टॉपिक्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे से और थोड़ा डेप्थ जाकर समझने पड़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा लास्ट में इन सब टॉपिक्स को समझने से पहले, क्योंकि हम इसको पूरा स्टार्ट करेंगे, तो इसको समझने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा दे रहा हूं। तो आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, एक है प्लांट सेल, दूसरा है एनिमल सेल। जितने भी मैंने पार्ट्स आपको बताएं आप सब देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले सेल वॉल, इसके चारों ओर दिख रहा होगा आपको। इसके जस्ट अंदर वाला जो पार्ट है वो है सेल मेम्ब्रेन, ये लिखा हुआ है, ये पूरा सेल वॉल, यहां देखिए आप, ठीक है। सेल वॉल के जस्ट अंदर सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद आप देखिए, ध्यान से देखिए, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। इसमें लिखा नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें हैं, एक तो है केंद्रक, देखो ये दिख रहा है केंद्रक, और बाकी पूरा पार्ट कहलाता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या आता है? वही गोल्गी वेसिकल्स, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का है, वो आप पढ़ोगे। इसका साइक्लोस्केलेटन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी की सारी चीजें। जितना भी मैंने आपको अभी बताया है कि जो कोशिकांग हैं वो सारे के सारे कोशिकांग ये आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, ये पूरे के पूरे कोशिकांग हैं, ठीक। इन कोशिकांगों को डिटेल में आपको पढ़ना है। जैसे केंद्रक को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों जगहों से क्वेश्चन पहले भी 6 नंबर में क्वेश्चन आ चुके हैं। अब हालांकि 5 नंबर और 11 नंबर का मामला है, लेकिन आपको फिर भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और यही अधिकांश चीजें यहां दिख रही होंगी आपको, लेकिन कुछ चीजें यहां नहीं होंगी। सेल वॉल यहां नहीं है, मतलब यहां पर कोशिका भित्ति नहीं है, ठीक है। यहां पर वैक्यूल छोटे हैं, यहां पर थोड़े बड़े हैं। हालांकि मैं अंतर बाद में समझाऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं। और यहां पर लवक नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल